अब हम सिलोन में देखा, हमने बांग्लादेश में देखा, आपने सही रिपोर्टिंग किया है। अब हम नेपाल में देख रहे हैं और नेपाल की हालत जो है वो बहुत ही हिंसात्मक तरीके से हो रहा है। भारत में बुलेट से नहीं बैलेट से ही परिवर्तन होना ये बहुत जरूरी बात है। मैं फिर से कहता हूँ, बुलेट से नहीं बैलेट से परिवर्तन होना। तकरीबन कुछ ही घंटों में वहां के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं। तो क्या भारत में कभी ऐसी स्थिति आ सकती है जहां पे, जैसे हमने कई सारे आंदोलन देखे, किसान आंदोलन देखे, हमने मराठा आंदोलन देखे, हमने वोट चोरी का आंदोलन देखा, तो क्या ऐसी स्थिति आ सकती है जहां पे प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़े? हेलो नमस्ते, मैं हूँ महाराष्ट्र हिंदी। दोस्तों, नेपाल की स्थिति इस समय काफी ज्यादा बदतर होती जा रही है। कारण आप सभी को पता ही होगा, जिनको नहीं पता तो हमको हम फिर से बताना चाहते हैं कि नेपाल में अभी इस समय जो सड़कें हैं नेपाल की, जो नेपाल के जो मंत्री हैं उनके घरों में इस समय काफी ज्यादा आंदोलन का माहौल है, जहां पे नेपाल की सड़कों में आग लगाई जा रही है, धुआं निकल रहे हैं। और ये कारण, आखिर ये मसला है क्या? तो 4 सितंबर के दिन जहां नेपाल गवर्नमेंट 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर देती है, और ये 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने के बाद तब जितने भी युवा हैं, जो जेनजीज हैं, जिनकी उम्र 30 साल से कम है, उनके मन में एक क्रोध आता है, गुस्सा आता है। और ये गुस्सा केवल सोशल मीडिया बैन को लेके नहीं है। नेपाल में हो रहे भ्रष्टाचार, परिवारवाद और भी कई सारी दिक्कतों के कारण वहां की जो जेनजीज हैं आंदोलन करते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और ये आवाज काफी शांतिपूर्वक किया जा रहा था, शांतिपूर्वक ये आंदोलन हो रहा था। तभी 8 सितंबर के दिन जब नेपाल गवर्नमेंट को पता चला कि ये भ्रष्टाचार के मुद्दे से और भी कई तमाम मुद्दे से नेपाल गवर्नमेंट की आलोचना करे, तो वहां पे शूट एंड साइड का ऑर्डर दिया जाता है। तो 8 सितंबर के दिन जहां 20 युवाओं को गोली से मार दिया जाता है और 400 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। और अभी जो आंकड़े हैं ये बढ़ चुके हैं और भी लोगों की मौतें हो ही जा रही हैं। पर इसके बाद जो नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं, यानी कि केपी शर्मा ओली, वो तुरंत इस्तीफा देके देश छोड़ के, नेपाल छोड़ के चले जाते हैं। और दोस्तों, इसके बाद नेपाल के जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, सबको पकड़ के उनके बंगलों से निकाल के उन्हें मारा जा रहा है, उनकी मॉब लिंचिंग की जा रही है। और ये दिखाता है कि किस तरीके से जो तानाशाही है, चाहे वो किसी भी देश में हो, वो नहीं चलेगी। और जो जनता है, जो जेनजीज हैं, जिन्हें काफी हल्के में लिया जा रहा था, जो जेनजीज जिनको कहा जाता है कि भविष्य में जेनजीज का कुछ नहीं हो पाएगा, ये केवल 5 इंच के फोन में ही स्थित रहेंगे, इससे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। पर इन युवाओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ अपनी आवाजें उठाई और खुल के अपनी बातों को सामने रखा। पर नेपाल में जो इतना सब कुछ स्थिति हुआ है, ठीक 1 साल पहले बांग्लादेश में जब ये कोटा को लेके जब आंदोलन हुआ, जहां पे कई सारे छात्रों ने जब आवाज उठाया, तो वहां पे शेख हसीना इस्तीफा दे देती है। ठीक उससे पहले 2022 में श्रीलंका में ये हादसा होता है। तो जैसे हमें देखने को मिलता है कि तरह तरह के आंदोलन हो रहे हैं छात्रों के द्वारा, युवाओं के द्वारा। तो ये सब मुद्दे पे हम और भी गहराई में बात करेंगे, विस्तार में बात करेंगे। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं काफी जाने माने और मैक्स महाराष्ट्र के काफी प्यारे और कभी काफी समय से जुड़े हुए हैं मैक्स महाराष्ट्र की टीम से, मिस्टर विश्वास उडगी सर। सर, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल मैक्स महाराष्ट्र हिंदी पे। और धन्यवाद, आप जो बार बार हमें इतना समय देते हैं, अपना जो मूल्यवान समय हमें देते हैं, इसके लिए काफी तहे दिल से शुक्रिया आपका। तो ये जो नेपाल का मुद्दा है जिसपे हमने बात किया आज, तो इस पे पहले तो हम जानेंगे आपका इस पे राय क्या है, आपके विचार क्या है इस पे? देखिए, एक बात साफ है कि दुनिया भर किसी भी देश में वहां की जो जनता है, किसी भी देश की जनता को अपने शासकों के खिलाफ सवाल पूछने का अधिकार है। वहां पे शासन, डेमोक्रेसी हो या कोई भी हो, जनता का कोई अधिकार जो है वो मानना ही पड़ेगा। अब हमने देखा कि पिछले 30-40 सालों में दुनिया भर में बहुत सारी उथल पुथल हुई है। अब हम सिलोन में देखा, हमने बांग्लादेश में देखा, आपने सही रिपोर्टिंग किया है। अब हम नेपाल में देख रहे हैं और नेपाल की हालत जो है वो बहुत ही हिंसात्मक तरीके से हो रहा है। हिंसा तो बांग्लादेश में भी अभी भी चल रहा है, सिलोन में भी हमने हिंसा देखा है। घर में घुस के आम जनता ने वहां के शासकों के खिलाफ
अपना रोष प्रकट किया है, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो या रोजगार नहीं मिलने का सवाल हो या महंगाई का हो या और कोई भी हो, पॉलिटिकल हो या अदरवाइज हो। लेकिन ये जो हिंसा का वातावरण हमने सिलोन में देखा, बांग्लादेश में देखा, वहां पे तख्ता पलट दिया गया है। अब नेपाल में भी जो हुआ है, कारण सेंसरशिप हो आपके सोशल मीडिया पर, लेकिन असल में सभी जगह यहाँ के जो एक जिसको कहते हैं यंग टर्क्स, वो रास्ते की लड़ाई लड़ने के लिए आ गए हैं। अब ये हमने देखा है, आपने रिपोर्टिंग भी वही किया है। आपका सवाल है कि ये तानाशाही के खिलाफ है, हाँ है, लेकिन ये जो तरीका है, इस तरीके के बारे में मतभेद हो सकते हैं, निश्चित रूप से मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि तख्ता पलट देना एक छोटे देश में उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। अब बांग्लादेश में 50 साल पहले तख्ता जब पलटा हुआ, तब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और वहां पे भारत की मदद से बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान, उन्होंने पाकिस्तान के शासकों से पंगा लेके बांग्लादेश का मुक्ति वाहिनी के जरिए एक जंग छेड़ी और भारत ने मदद की और वहां पे इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश मुक्ति के लिए बहुत प्रयास किए। इसलिए भारत और बांग्लादेश दोस्त बन गए और पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। यहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने मदद की भूमिका की, वहां पे अपना शासन नहीं जमाया। अब ध्यान में रखिए, लेकिन हम जब देखते हैं सिलोन की तरफ, अब बांग्लादेश में जो हुआ वहां पे देखते हैं और नेपाल में जो हुआ वहां पे देखते हैं, क्या वहां की जनता ने जो एक रिबेलियन एटीट्यूड दिखाया है, उसके बाद शासन जो कायम हो रहा है वो किस तरह देख रहा है? ये सवाल संशोधन का है, अभ्यास का है। अब हम किसी भी निष्कर्ष पे नहीं आ सकते, ये मेरा मानना है। लेकिन हिंसा का जो तरीका इन तीनों देशों में अपनाया गया है, तो सवाल यहाँ पर ही आता है कि श्रीलंका की आर्मी न्यूट्रल थी, पैसिव थी या आंदोलनों के साथ एक्टिव थी? बांग्लादेश में हमने देखा कि वो शासक के खिलाफ बांग्लादेश की आर्मी एक्टिव थी और बाद में वो उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ली और अब जो वहां पे एक प्राइम मिनिस्टर है, जो मोहम्मद यूनुस जो है, वो प्राइम मिनिस्टर है। शायद वहां पे इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन कंट्रोल आर्मी का है। यहाँ पे सवाल ये है, नेपाल में आर्मी अभी पिक्चर में आ गई है, लेकिन शासन व्यवस्था पिछले 7-8 साल में नेपाल की जो हम देखते हैं कि वहां पे डोमिनेंट कम्युनिस्ट पार्टी जो है, एक नहीं अनेक, इनका एक कोएलिशन गवर्नमेंट है और इस कोएलिशन गवर्नमेंट के खिलाफ कभी कभी वहां की नेपाली कांग्रेस की भी सत्ता है, वहां पे कम्युनिस्टों की भी सत्ता है। ये कम्युनिस्ट पार्टी भारत विरोधी भी है। इसलिए नेपाल के जो शासक व्यवस्था है, वहां वो खुद की संविधान का नया निर्माण नहीं कर पा रहे। उसके लिए बहुत सारी सरकारें आती है और चली जाती है, तो डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था वहां पे कायम नहीं हो रहा है। और वहां पे हम दो तरीके के एक्शन देख रहे हैं। अंदरूनी डेमोक्रेटिक सिस्टम कायम नहीं हो रही है, लेकिन अमेरिका का एक इंटरवेंशन दिखता है, हाँ, चाइना का भी इंटरवेंशन दिखता है। इसलिए अभी जो पिछले कुछ सालों में वहां पे जो हो रहा है, एक सरकार के खिलाफ विपक्ष के खिलाफ, ऐसी बात दिखती थी, सरकार बनती थी, बिगड़ती थी, इलेक्शंस भी होते थे, फिर कोएलिशन बनता था। और हम ये भी जानते हैं, प्रचंड नाम के जो सीपीआई एमएल के नेता थे, जो प्राइम मिनिस्टर भी बने, प्रेसिडेंट भी बने, उनकी तो पहले एक खुद की आर्मी थी और वो तो सपोर्टेड बाय चाइना था। आखिर में उस आर्मी के बहुत सारे लोग नेपाल के आर्मी में शामिल किए गए और वो नेपाल की आर्मी का हिस्सा बन गए। लेकिन आज नेपाल की आर्मी ये पिछले 4 सितंबर से लेके अब वो पिक्चर में आ गई
और वो प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल का प्रोटेक्शन कर रही है, बाकी किसी के प्रोटेक्शन में वहां की आर्मी नाकामयाब है, ये तो हम टीवी पे देख रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट हो या उनकी संसद हो, वहां के हर कोई इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट मिनिस्टर हो या वहां की इमारत हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, हर जगह आग लगा दी जाती है, बंदूक लेके लोग रास्ते पे आते हैं। तो ये मैं समझता हूँ, ये जो हिंसा का तरीका है, इसके पीछे जो ताकतें होती है, अंडर करंट्स होते हैं, इसका विश्लेषण आज की तारीख में करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपने जो रिपोर्टिंग किया कि अमेरिका ओरिएंटेड सॉफ्ट सोशल मीडिया के जो एक प्लेटफॉर्म होते हैं, वहां पे बैन किया गया है, और चाइनीज ओरिएंटेड जो सोशल मीडिया है वो अनकंट्रोल्ड है। ये भी एक न्यूज है आपने जो बताई वो। तो हमें अभी भी हमारा जो मीडिया बता रहा है, हम उस मीडिया के जरिए ही कुछ जानकारी पाते हैं। अभी इंटरनेशनल मीडिया जो पूरी तरीके से बात बताता नहीं है, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसलिए इस अंडर करंट को ठीक ढंग से हमको एनालाइज करना पड़ेगा। मैं इस बात पर यहीं पे रुकता हूं, क्योंकि किसी निष्कर्ष पे अभी आना ठीक नहीं होगा। क्योंकि हाँ, सेना का रुख, विपक्ष का रुख, सत्ता पक्ष में जो है उन पर किसका इन्फ्लुएंस है, ये हमको ठीक ढंग से अभी मालूम नहीं है। हम इतना जानता है, नेपाल जैसे देश में जो हिमालयन कंट्री है, हमारा पड़ोसी देश है, वो पहले से उसके बॉर्डर्स बहुत अनसेफ है, और वो इंटरनेशनल ताकतें जो है वो इसका गैर इस्तेमाल करते हैं, ये हम सब जानते हैं। और भारत की सुरक्षा के लिए नेपाल का रास्ता बहुत ही खतरनाक भी था, ये भी हम जानते हैं। लेकिन अभी नेपाल में जो एक हिंसात्मक कार्रवाई इस उस देश की, नेपाल के लोगों की जो यंग ब्रिगेड है उन्होंने जो किया है, उसके पीछे जो अंडर करंट है उसका एनालिसिस आज के तारीख में करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम जान सकते हैं कि विदेशी ताकतें वहां पे बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रही है, और वहां के करप्शन के खिलाफ, वहां के तानाशाही के खिलाफ, और वहां पे जो कुछ उन्हें दिखता है, उनके जो प्रॉब्लम्स है नेपाल के, उसके खिलाफ वहां के यंग ब्रिगेड आज रास्ते की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उसके पीछे वो अकेले हैं या और कोई ताकतें हैं, ये आज की तारीख में बताना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैं एक बेयर रिपोर्टिंग के तरीके से आपके सामने पेश हो रहा हूँ। तो सर कैसे कई सारे लोग नैरेटिव बना रहे हैं कि चाइना के जो जिनपिंग है उनका और केपी शर्मा ओली का रिश्ता काफी गहरा था, उनकी दोस्ती दिखाई गई है कई सारी जगह, उनके अभी इस समय वीडियो वायरल हो रहे हैं। और वहीं उनके ऐप टिकटॉक जो कि चाइनीज ऐप है उसे बैन नहीं किया जाता, बाकी अमेरिकन ऐप्स को तुरंत बैन कर दिया जाता है। तो एक तरफ लग रहा है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है, जो अमेरिकन सरकार है, उनका भी कुछ हाथ है। किसका ऐप बैन किया, किसका ऐप चालू किया, इसके बारे में कहने वाले कौन है, कौन कहाँ पे न्यूज प्लान कर रहा है, ये देखने वाली बात है। देखने के बाद एनालिसिस करने वाली बात है। इसलिए कौन सा ऐप खुला है, कि कहाँ पे सेंसरशिप लगी है, इसके ऊपर हमारा निष्कर्ष होना मैं समझता हूँ बहुत आधा और अधूरा रहेगा। नॉन स्टेट एक्टर्स किस ढंग से काम करते हैं, इसके बारे में बहुत सारे देशों में बहुत कम जानकारी होती है। इसका मीडिया रिपोर्टिंग ठीक से नहीं होता, और इसलिए मीडिया में जो आता है उसके जरिए ओपिनियन फॉर्मेशन करना, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। लेकिन हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है नेपाल के बारे में, पिछले 10 साल का अगर हमारा अनुभव देखा जाए, इसके बारे में मैंने टिप्पणी की। वहां पे उनका जो राजा तो था, किंग ऑफ नेपाल, वो हिंदू राष्ट्र कहलवाता था। उसकी सत्ता वहां पे माओवादी ताकतें जो है, कम्युनिस्ट सरकार जो थी, वहां पे एक नहीं कई कम्युनिस्ट पार्टियां थी, वहां की नेपाली कांग्रेस पार्टी जो थी। तो इन सब लोगों ने किंग के सत्ता के खिलाफ जो आवाज उठाई, वो आम जनता की आवाज थी। इसलिए वहां का किसान, वहां का मजदूर, वहां पे उन्होंने किंग को भगा तो दिया, और फिर जो सत्ता आई
वो सत्ता हर साल 2 साल में बदलती है, कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है, इलेक्शंस होते हैं, सरकारें गिरती है, विपक्ष सत्ता में आता है और सत्ता वाले विपक्ष में आते हैं। ये हमने पिछले 10 साल में देखा है। लेकिन वहां पे राजा की ताकत फिर से वापस नहीं आई। जो कुछ हो रहा है वहां पे कम्युनिस्ट पार्टीज ए हो या बी हो या सी हो, यही लोग सत्ता में इंडिविजुअली या कोएलिशन में आते हैं। इनकी ताकतें वहां की आर्मी से भी रिश्ता रखती है और वहां के लोगों से भी रिश्ता रखती है। और ऐसे मामले में वहां पे अमेरिका का भी हस्तक्षेप होता है। वैसे चाइना का भी हस्तक्षेप नेपाल में बहुत बार होता है। हमारी दोस्ती नेपाल से थी, अब वो दोस्ती कम हो रही है, ये मैंने बताया आपको, क्योंकि वहां पे 10 साल में किंग जाने के बाद जो सत्ताएं कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स आई, उनमें से बहुत कम लोग यहाँ के कांग्रेस पार्टी और यहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ से ज्यादा रिश्ता नहीं रखते। फिर भी नेपाल और भारत, इनके रिश्ते होते हैं। पार्टी टू पार्टी रिलेशन हो या ना हो, कंट्री टू कंट्री रिलेशन तो होते ही है और रहना भी चाहिए, क्योंकि आखिर में वो हमारा एक हिमालयन पड़ोसी देश है और हमारा हर पड़ोसी देश के साथ हमारी मित्रता होनी चाहिए। इस भावना से मैं बोल रहा हूं, हमें किसी की शत्रुता लेना बहुत महंगा हो सकता है। इसलिए एज ए इंडिया, एज ए भारत, हमको नेपाल से दोस्ती ही रखना चाहिए। वहां की सत्ता में होने वाले बदल कई तरीकों से कर सकते हैं। इसलिए आज के बाद आज की जो घटनाएं हो रही 4 तारीख से, सिर्फ ऐप किसका सेंसर हुआ किसका नहीं हुआ इस पर मत जाइए। वहां पर अमेरिका भी दखल दे रहा है, चाइना भी दखल दे रहा है। चाइना तो हमारे गलवान के पास भी आया है। बात समझने की कोशिश करो। चाइना हमारे ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमारे रफाल गिराने की बात जो उसने पाकिस्तान ने की, वो चाइनीज जो वेपन्स थे उसके जरिए हमारे रफाल गिराए गए। ये भी आप ध्यान में रखिए। तो चाइना पाकिस्तान के साथ भी है, इसको नहीं बोलना है। तो इसलिए आज हम निष्कर्ष नहीं निकालते हुए, हमको एक ऑब्जर्वर के हिसाब से हमारे देश का उत्तरी हिस्सा आज अनस्टेबल हो रहा है। पूर्वी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ पर भी इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान हमारा तो दुश्मन देश है। ऐसे वक्त अफगानिस्तान का अभी तालिबान बन गया है, ये भी ध्यान में रखिए। नीचे मालदीव और श्रीलंका, हमारे दोस्त कितने हैं? दुश्मन शायद नहीं हो, लेकिन दोस्त कितने हैं, ये एक सवालिया निशान है। ऐसे वक्त नेपाल में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हो रहा है और श्रीलंका में क्या हुआ, ये पिछले 2 साल में ये जो हमारे पड़ोसी देशों में हो रहा है, इसका अभी भी हमको ठीक ढंग से पता होना जरूरी है। इसलिए नेपाल, ये जो हिंसक कृति है, जो नॉन वायलेंट तरीके से सत्ता में परिवर्तन होता है, भारत में पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन होने में हम लोग विश्वास रखते हैं। भारत में बुलेट से नहीं, बैलेट से ही परिवर्तन होना, ये बहुत जरूरी बात है। मैं फिर से कहता हूं, बुलेट से नहीं, बैलेट से परिवर्तन होना, ये कांग्रेस की, राहुल गांधी की कोशिश है। परिवर्तन करना है, लेकिन बैलेट के जरिए है। और इसलिए बैलेट की लड़ाई में आम नागरिकों का सहभाग, पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। इसलिए वोट चोरी का मामला, पब्लिक रैलियां निकाल के, वोट चोरी के खिलाफ मार्च निकाल के हम लोगों तक जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे रास्ते की लड़ाई जरूरत है, फैसिज्म के खिलाफ रास्ते की लड़ाई जरूरत है। आम आदमी के साथ लड़ना, उनके हकों के लिए, संविधान के हक के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन तरीका कौन सा चाहिए? वो नॉन वायलेंट होना चाहिए, वो अहिंसक होना चाहिए, वो डेमोक्रेसी, संसदीय डेमोक्रेसी के हित में होना चाहिए। हाँ, नेपाल में जो स्थिति है, क्या नेपाल का कोई जो आंदोलन है उसका कोई असर भारत पे पड़ सकता है? देखिए, हमको बाहर के देशों में जो घटना होती है उससे हम सीख ले, वो जरूरी है। क्योंकि पड़ोसी, मैंने फिर से कहा, देखिए आवाज मेरी आ रही है, मैं फिर से कह रहा हूं,
हाँ सर, हाँ सर। नेपाल में, बांग्लादेश में और श्रीलंका में जो हो रहा है, वहां विदेशी ताकतों का हाथ है। हमारे देश में हुँ, विदेशी ताकतें बिल्कुल इंटरवेन करने में, मतलब अगर वो कर रही है तो हम उनके खिलाफ काम करेंगे। हम हमारे देश की में सत्ता हुँ, क्या होनी चाहिए वो हम तय करेंगे, ना किसी विदेशी ताकतों के साथ। ये आप ध्यान में रखो। हुँ, और इसलिए नेपाल में जो हो रहा है, वहां की जनता तय कर रही है तो वो बात अलग है। हुँ, लेकिन कोई विदेशी ताकत वहां की जनता में कोई गलत ढंग से कर हुँ, रहा है तो उसके बारे में हमको चौकन्ना रहना पड़ेगा। हम हमारे देश में कह रहे हैं कि हमारे देश के लोग हुँ। हमारे देश की सत्ता कैसी होनी चाहिए इसके बारे में राय रखते हैं, और कोई भी विदेश ताकत इस देश में दखल अंदाजी ना करे, इसके लिए हमको चौकन्ना रहना पड़ेगा, ये मुझे कहना है। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जैसे नेपाल में जो भी आंदोलन हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, तो तमाम ऐसे आंदोलन हमें देखने मिल रहे हैं जहाँ पे तकरीबन कुछ ही घंटों में वहां के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं। तो क्या भारत में कभी ऐसी स्थिति आ सकती है जहां पे, जैसे हमने कई सारे आंदोलन देखे, किसान आंदोलन देखे, हमने हमने मराठा आंदोलन देखे, हमने वोट चोरी का आंदोलन देखा, तो क्या ऐसी स्थिति आ सकती है जहां पे प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़े? भारत के सत्ताधीशों को अभी भी जो एक कॉमन सेंस है वो नहीं दिखाई हम्म, देता। उनको ऐसे लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। भारत देश के हम्म, सत्ताधीश चाहे राज्य में हो या केंद्र में हो, उनका परसेप्शन हम्म, ये है कि वो जो कर रहे हैं वो सही हम्म, है। लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूं, भारत के हम्म, सत्ताधीश, उनको हम्म, सीखना जरूरी है कि वो जो कर रहे हैं वो जनता देख रही है। और भारत का हम्म, विपक्ष आज 300 की तादाद में वहां पे वोटिंग हम्म, हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम्म, हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये वोटिंग होना भी हम्म, बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि बैलेट बॉक्स के जरिए इस देश में इलेक्शन हो, जैसे वो राज्यसभा और हम्म, लोकसभा में हुआ। और हमारे देश का हम्म, उपराष्ट्रपति अगर बैलेट बॉक्स के जरिए सत्ता में आते हैं, उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो क्यों ना हमारे देश का ईवीएम खत्म हम्म, हो जाए और देश की इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैलेट बॉक्स के हम्म, जरिए करिए करेंगे, और वोट चोरी किए बगैर हमारे देश में इलेक्शन हो। ये हम डेमोक्रेटिक सिस्टम से बैलेट बॉक्स के जरिए हमारे सत्ताधीशों को वो जो गलत काम कर रहे हैं उसका सबक सिखाएंगे। लेकिन वो अपने आप में आज वो समझते हैं कि वो कर रहे हैं वो सही है, जनता उनको देख रही है, जनता भारत के सत्ताधीशों को भी सबक सिखाएगी। लेकिन वो बैलेट बॉक्स के जरिए, ये मैं बार बार कहना चाहता हूं, संसद में हो हम्म, या रास्ते में हो, लड़ाई तो जारी है, लेकिन बैलेट बॉक्स के जरिए सत्ता परिवर्तन करना ये भारत का विपक्ष का एक नारा है और वही सही नारा है। और इसलिए हम नॉन वायलेंट तरीके से महात्मा गांधी के हम्म, एक, जिसको एक, मतलब सब जाति, सब धर्म और देश का संविधान, इसको मानने वाले लोगों को इकट्ठा करके देश में बैलेट बॉक्स के जरिए इस देश के नौजवानों को साथ में लेके उनको सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय दिलाने की बात करते हुए उनको तैयार करना, ये आज की जरूरत है। सत्ताधीश अपने आप में कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन नजदीक वाला जो हम्म, इलेक्शन होगा वहां पे इस देश की सत्ता वालों का, हम्म, मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक डिफीट, हम्म। ये बहुत नजदीक है। बस मैं यही कहना चाहता हूं। तो जैसा कि अभी विश्वास सर ने बताया कि जो आंदोलन का जो एक एक स्ट्रक्चर होता है, जो आकार होता है, आंदोलन में अपनी मांगे रखी जाती है, आंदोलन में अपने हक की बातों को सामने रखा जाता है, ना ही हिंसा के जरिए बताया जाता है, जहां पे शांतिपूर्वक भी आंदोलन हो सकता है। और गांधी जी के उनके राय से, उनके उनके कदम से, जो जो उनका गांधी जी का जो मेन मुद्दा होता है कि अहिंसा को चुनते हुए, हिंसा ना करते हुए अपनी मुद्दों को सामने रखे, तो विश्वास सर ने भी वही बताया और काफी खुल के उन्होंने जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से कैसे जो इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं जैसे इंटरफेयर करती हैं, उन सभी मुद्दों को सामने रखा। और उनका ये भी कहना था कि नेपाल के जो ये आंदोलन है, कहीं ना कोई कंट्री इंटरफेयर कर रही है जहां से उनको ये बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि वायलेंस काफी गलत है। जहां पे एक तरफ जब शुरुआत में जब जेनजिस आंदोलन कर रहे थे, तो बिल्कुल वो अपने हक की आवाज को उठा रहे थे, वहां जाके शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। पर
ये आंदोलन अब इस समय काफी ज्यादा बदतर होते जा रहा है, जहाँ पे कई सारे घरों को जलाया जा रहा है, कई सारे मंदिरों को तोड़फोड़ किया जा रहा है। जैसे पशुपतिनाथ मंदिर को भी इस समय बताया जा रहा है कि तोड़ा गया है, जहाँ पे नेपाल आर्मी कई लोग पे फायरिंग अभी भी जारी रखी है। 2 लोग की आज ही मौत हुई और भी कई सारे लोग, 1000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। तो ऐसे अभी जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं, तो विश्वास सर ने काफी खुल के बताया, विश्वास सर ने अपना समय भी दिया, तो हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया। हम ऐसी ही खबरें और ऐसे धन्यवाद। ही इंटरव्यूज और ऐसी ही पॉलिटिकल बातें, और चाहे इंटरनेशनल अफेयर्स हो, चाहे वो बैंकिंग न्यूज हो, चाहे वो फाइनेंस न्यूज हो, हर तरह की न्यूज आपको दिखाते रहेंगे। इसके लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मैक्स महाराष्ट्र हिंदी। धन्यवाद। धन्यवाद।